थेल्स ऑफ मिलेटस को अक्सर पश्चिमी परंपरा में सबसे पहले दार्शनिक के रूप में पश्चिमी दार्शनिकता की नींव रखने वाला दार्शनिक माना जाता है। थेल्स का जन्म लगभग 624 ईसा पूर्व में मिलेटस नामक नगर में हुआ था, जो उस समय संस्कृति और व्यापार की एक विशाल धारा का केंद्र था। यह प्राचीन यूनान का एक प्रमुख दार्शनिक है, जो न केवल तर्क और ज्ञान के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बल्कि एक समय में बड़ा बदलाव भी लाता है। प्राचीन यूनानी शहर मिलेटस में जन्मे थेल्स या थेलीस का महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के समय में जीवन बीता था। यह अवधि दुनिया की पौराणिक व्याख्याओं के बजाय अधिक तर्कसंगत, व्यवस्थित जांच और निरीक्षण द्वारा संसार के मूलभूत कारण, जगत के मूल तत्व की खोज पर आधारित थी। थेलीस ऐसी दो दुनियाओं के चौराहे पर खड़े दार्शनिक हैं, जहां एक ओर यूनानी देवी देवताओं के द्वारा संसार के उद्भव, विकास और मुक्ति के कथाएं प्रचलित थीं, तो दूसरी ओर पौराणिक व्याख्याओं के बजाय वैज्ञानिक व्याख्याओं के आधार पर संसार के उद्भव के व्याख्या हेतु प्रयास किए जा रहे थे एवं प्राकृतिक तत्वों जल, वायु, अग्नि इत्यादि को ही संसार का मूलभूत कारण सिद्ध किया गया। इस दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व थेल्स करते हैं। इस अवधि में जब मिथक और पौराणिक कथाएं विश्व की व्याख्या का प्रमुख माध्यम थीं, थेल्स ने अपने विचारों के द्वारा एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश की। इस वीडियो में हम थेल्स के जीवन, दर्शन, गणित और विज्ञान में उनके योगदान और प्राचीन ग्रीस और उससे आगे के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने वाली स्थायी विरासत का अध्ययन करेंगे। थेल्स के विचार सामंजस्य की खोज में उलझे हुए थे। वह जल को संसार के मूल तत्व के रूप में स्वीकारते थे और इसे ही संसार की उत्पत्ति का आधार मानते थे। उनका यह विचार न केवल दर्शन को नए सिरे से परिभाषित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे दुनिया के सबसे गहरे सवालों का उत्तर प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन के माध्यम से ढूंढना चाहते थे। थेल्स का ज्ञान गणित और ज्यामिति में भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई ऐसे प्रमेय और सिद्धांत प्रस्तुत किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनका शिक्षण सहस्त्राब्दियों को चुनौती देते हुए यह दिखाता है कि कैसे वे पौराणिक व्याख्याओं से अलग हटकर तार्किकता की खोज में संलग्न हुए। यह केवल अद्वितीयता की बात नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक संदर्भ में भी जिनमें वे जीते थे। मिलेट्स उस समय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां विविध संस्कृतियों का उदय हुआ। थेल्स ने मिस्र और बेबीलोनियन ज्ञान से प्रभावित होकर अपने विचारों को और भी समृद्ध किया। थेल्स और उनके विचारों को समझने के लिए उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें वे रहते थे। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक दुनिया भूमध्य सागर में एक जीवंत व्यापार नेटवर्क केंद्र रहा, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी वाहक रहा था। मिलेटस शहर एशिया माइनर के तट पर एक संपन्न शहर राज्य था, जो अपनी अथाह संपत्ति और समुद्री कौशल के लिए जाना जाता था। जैसे जैसे एशिया नाम ने भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापक क्षेत्र पर लागू होने के लिए अपना दायरा बढ़ाया, कुछ यूनानियों ने प्राचीन काल में वर्तमान अनातोलिया को संदर्भित करने के लिए एशिया माइनर नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। एशिया माइनर शब्द मुख्यतः ईसाई इतिहासकार ओरोसियस द्वारा 400 ईस्वी में गढ़ा गया था, ताकि एशिया के उस हिस्से को एशिया के उस हिस्से से अलग किया जा सके जहां सेंट पॉल ने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ध्यान रखें कि अनातोलिया आज के तुर्की, खासकर इसके मध्य भाग को कहते हैं। इसका पूर्वी भाग ऐतिहासिक रूप से आर्मेनिया तथा कुर्दिस्तान का अंग रहा है। यह इलाका एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि काले सागर के दक्षिण का भूभाग अनातोलिया है। थेल्स सहित आयोनियन यूनानियों ने पहले की संस्कृतियों पर हावी होने वाली पौराणिक कथाओं से देवी देवताओं की कथा से अलग एक अनूठी पहचान विकसित करना शुरू कर दिया। इस कारण यूनानी व्यक्तियों ने पौराणिक कथाओं द्वारा प्रदान की गई पारंपरिक व्याख्याओं पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय अवलोकन, निरीक्षण और तर्क के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की तलाश शुरू कर दी। यह बौद्धिक अन्वेषण, बौद्धिक खोज के लिए एक उपयुक्त समय था और थेल्स या थेलीस इस परिवर्तन में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उभरे। थेल्स का धारणाएं न केवल उनकी व्यक्तिगत शिक्षा का परिणाम थीं, बल्कि यह उस व्यापक बौद्धिक क्रांति का संकेत भी थीं जो उस समय प्राचीन ग्रीक समाज में हो रही थी। वह समय जब दर्शन, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में नई सोच का आगमन हुआ। थेल्स की खोज से यह जानकारी मिलती है कि कैसे विचारों का आदान प्रदान और नए तरीके से सोचने की प्रक्रिया ने मानवता की दिशा को बदला। उनका योगदान केवल एक दार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी महत्वपूर्ण रहा। हालांकि थेल्स के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि वह व्यापारियों के परिवार से थे।
उन्होंने संभवतः एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और ज्यामिति सहित विभिन्न विषयों से अवगत कराया गया। मिलेटस पर मिस्र और बेबीलोनियन संस्कृति के प्रभाव ने भी थेल्स की शिक्षा को प्रभावित किया। इस प्रकार थेल्स का जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान की खोज में न केवल व्यक्तिगत उत्सुकता होती है, बल्कि समाज के विकास में भी इसका योगदान होता है। उनकी स्थायी विरासत विचार और तर्क के स्तंभों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करती है, जो मानवता के ज्ञान की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि ये प्राचीन सभ्यताएं गणित और खगोल विज्ञान में अपनी प्रगति के लिए जाना जाता है। थेल्स को उनके इस विश्वास के लिए जाना जाता है कि पानी, वाटर, ब्रह्मांड का मूल पदार्थ है। उन्होंने कहा कि सब कुछ इसी एक तत्व से उत्पन्न होता है और तर्क दिया कि पानी ही सभी पदार्थों का स्रोत है। इस कथन ने विचार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो पौराणिक व्याख्याओं से हटकर प्राकृतिक दुनिया के अधिक सिस्टमैटिक वैज्ञानिक विश्लेषण की ओर बढ़ रहा था। यह धारणा उन बाद के दार्शनिकों के लिए एक आधारभूत प्रेरणा बन गई, जिन्होंने समय के साथ वास्तविकता की जटिलता को समझने का प्रयास किया। यह विचार थेल्स के प्रकृति के अवलोकन, निरीक्षण से उभरा। उन्होंने देखा कि पानी उतने ही विभिन्न रूप ले सकता है जितनी चीजें संसार में पाई जाती हैं, जैसे तरल, ठोस और वाष्प, और निष्कर्ष निकाला कि जल सभी चीजों का मूल कारण है। एक विलक्षण पदार्थ की इस धारणा ने थेल्स के बाद के पाश्चात्य दार्शनिकों के लिए आधार तैयार किया, जिन्होंने वास्तविकता की प्रकृति को वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश की। यह विचार एक नज़र में सरल लग सकता है, लेकिन इसने हमें वास्तविकता के गहरे स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित किया। थेल्स ने पानी की विभिन्न स्थितियों, ठोस, द्रव और भाप को देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह ही वह एक तत्व है जिससे संसार में सब कुछ उत्पन्न होता है। उनका यह विचार पौराणिक व्याख्याओं से हटकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। अपने दार्शनिक योगदानों के अलावा थेल्स गणित में अग्रणी थे। उन्हें कई ज्यामितीय प्रमेयों का श्रेय दिया जाता है, विशेष रूप से वृत्त में अंकित त्रिभुज और उसके समकोण के सिद्धांत में। इनमें एक वृत्त में अंकित त्रिभुज के बारे में प्रसिद्ध प्रमेय भी शामिल है। थेल्स ने प्रदर्शित किया कि यदि किसी वृत्त में त्रिभुज को इस प्रकार अंकित किया जाए कि त्रिभुज की एक भुजा व्यास के साथ मेल खाती हो, तो उस भुजा के विपरीत कोण समकोण होता है। भूमि सर्वेक्षण, खगोल विज्ञान और यहाँ तक कि वास्तुकला में भी इसका अनुप्रयोग था। ज्यामिति के प्रति उनके दृष्टिकोण ने निगमनात्मक तर्क और तार्किक प्रमाण पर जोर दिया, जिसने भविष्य के गणितज्ञों के लिए मंच तैयार किया। खगोल विज्ञान में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें 585 ईसा पूर्व में सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने की क्षमता दी। यह भविष्यवाणी उनके विस्तृत ज्ञान और अवलोकन कौशल को दर्शाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्राकृतिक घटनाएं तर्क और अनुभव पर आधारित होती हैं, जो उस समय के अंधविश्वासों पर एक चुनौती थी। उनके विचारों ने ग्रीक दार्शनिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। थेल्स के विचारों का उत्तराधिकारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके छात्रों ने उनके सिद्धांतों का विस्तार किया, जैसे एनाक्सीमैंडर ने एपिरॉन की अवधारणा प्रस्तुत की। थेल्स का जोर तर्क संगत जांच और अवलोकन पर ने प्रारंभिक दार्शनिकों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रवृत्ति केवल दार्शनिक कुशलताएं ही नहीं, बल्कि मानवता के नैतिक और सामाजिक मुद्दों की खोज के लिए भी प्रेरित करती है। थेल्स की रुचि दर्शन और गणित के अलावा खगोलीय अवलोकन में भी थी। उन्होंने खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 585 ईसा पूर्व में होने वाले सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी, जो आकाशीय गति और पैटर्न के बारे में उनकी समझ को दर्शाता है। यह भविष्यवाणी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसने अंधविश्वासों पर तर्क और अवलोकन की शक्ति को प्रदर्शित किया, जो उनके समय के उभरते वैज्ञानिक तरीकों पर प्रकाश डालता है। उनकी खगोलीय अंतर्दृष्टि बेबीलोनियन और मिस्र के अवलोकनों से प्रभावित थी, लेकिन थेल्स की इस ज्ञान को सुसंगत सिद्धांतों में संश्लेषित करने की क्षमता ने यूनानियों के ब्रह्मांड के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। उन्होंने ब्रह्मांड को प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित माना, जिसने बाद के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों जैसे पाइथागोरस और अरस्तु के लिए नींव रखी। थेल्स के विचारों ने ग्रीक दार्शनिक परंपरा में बाद के विचारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उनके छात्र एनाक्सीमैंडर ने थेल्स के सिद्धांतों का विस्तार किया और सभी चीजों की उत्पत्ति के रूप में एपिरॉन या असीम की अवधारणा पेश की। एक अन्य उत्तराधिकारी एनाक्सीमेनेस ने प्रस्तावित किया कि हवा मौलिक पदार्थ थी, जो वास्तविकता की प्रकृति के बारे में पूर्व सुकराती दार्शनिकों के बीच चल रही बहस को प्रदर्शित करती है। उनके विचारों ने ब्रह्मांड के प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी कि यह मनमौजी, आकस्मिक और अप्रत्याशित है,
जिससे कानूनों और सिद्धांतों द्वारा शासित एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में विश्वास को बढ़ावा मिला। इसके अलावा तर्कसंगत जांच और अवलोकन पर थेल्स के जोर ने सुकराती परंपरा के लिए मंच तैयार किया, जिसने बाद में नैतिकता और मानव व्यवहार को प्राथमिकता दी। सवाल पूछने, ज्ञान की तलाश करने और प्राकृतिक दुनिया को समझने पर जोर पश्चिमी दर्शन के मूलभूत तत्व बन गए। थेल्स की विरासत उनके अपने समय से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका यह दावा कि प्राकृतिक घटनाओं को तर्क और अवलोकन के माध्यम से समझाया जा सकता है, ने वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी। यह बौद्धिक परंपरा सदियों से विकसित हुई है, जिसने प्लेटो, अरस्तु और अंततः ज्ञानोदय के आधुनिक वैज्ञानिकों जैसे महान दिमागों को प्रभावित किया है। इसके अलावा थेल्स की दार्शनिक जांच ने बाद के विचारकों को तत्व मीमांसा, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले दार्शनिक के रूप में उन्होंने पौराणिक व्याख्याओं से तर्कसंगत जांच की ओर बदलाव का उदाहरण दिया। पश्चिमी परंपरा में दर्शन, गणित और विज्ञान के विकास के लिए आधार तैयार किया।